नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को लेकर सोच बदली है। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, ये किताब तो वाकई कमाल की है, काफी प्रभावशाली। बिल्कुल। तो हमारे पास इस किताब का एक सार है और ये पैसे और अमीरी पर दो बिल्कुल अलग, मतलब एकदम जुदा नजरिए पेश करता है। सही। एक तरफ है वो सोच जो हम शायद बचपन से सुनते आए हैं, जिसे किताब में पुअर डैड की सोच कहा गया है। हाँ, वही पारंपरिक सोच। और दूसरे है रिच डैड वाली सोच, जो थोड़ी अलग है, शायद चौंकाने वाली भी लगे कुछ लोगों को। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस किताब से जो खास सबक निकले हैं उनको समझें। मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे संभालना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, वो सीखना। हाँ, और ये देखना कि ये दो अलग मानसिकताएं असल में हैं क्या, क्या फर्क है इनमें। इनसे क्या सीख सकते हैं, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पैसे की दुनिया के ये राज क्या हैं। अब पहला सबक ही काफी सोचने पे मजबूर करता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, कि फिर वो अमीर बनते कैसे हैं। वही तो। देखिए, जो पुअर डैड वाली सोच है, जो शायद हम सबकी प्रोग्रामिंग में है कहीं ना कहीं, हाँ बिल्कुल। वो क्या कहती है? खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो, एक सुरक्षित सी नौकरी पकड़ो और मेहनत से अपनी तनख्वाह कमाओ। रास्ता सीधा है, सुरक्षित लगता है। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी यही सिखाया भी जाता है, सिक्योरिटी पर जोर होता है। लेकिन रिच डैड का रास्ता वो एकदम अलग है। उनका फोकस तनख्वाह पर उतना नहीं है जितना संपत्ति बनाने पर है, मतलब एसेट्स पर। बिल्कुल, ऐसी चीजें खड़ी करना जो आपके बिना लगातार काम किए भी आपकी जेब में पैसा डालती रहें। हाँ, यानी आप पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। ये है बुनियादी फर्क। ये सोच वाकई पारंपरिक सोच से काफी अलग है, और यही आप कह सकती हैं किताब का मूल आधार है। यहाँ सारा खेल मानसिकता का है। अच्छा। हाँ, देखिए, पुअर डैड की दुनिया घूमती है सक्रिय आय यानी एक्टिव इनकम के आसपास। मतलब आप अपना समय दे रहे हैं, अपनी मेहनत बेच रहे हैं और उसके बदले पैसा कमा रहे हैं। जैसे नौकरी में होता है। बिल्कुल, जिस दिन काम बंद उस दिन पैसा आना बंद। कियोसाकी इसे चूहा दौड़ कहते हैं, रैट रेस। जबकि रिच डैड का पूरा ध्यान होता है निष्क्रिय आय यानी पैसिव इनकम बनाने पर। वो ऐसे सिस्टम या ऐसी संपत्ति बनाते हैं जिनसे पैसा लगातार आता रहे, चाहे वो उस वक्त सो रहे हों या कहीं छुट्टी पर हों। तो इसका मतलब हुआ निवेश करना। हाँ बिल्कुल, इसका सीधा मतलब है निवेश। अब ये निवेश स्टॉक मार्केट में हो सकता है, रियल एस्टेट में जहाँ से किराया आए, या फिर अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा करना जो धीरे धीरे अपने आप चलने लगे। अच्छा। दनी दे। ये सोच आपको नौकरी की सुरक्षा वाले दायरे से निकालकर असली वित्तीय आजादी की तरफ ले जाता है। पहला कदम है ये। सही कहा आपने, ये मानसिकता का ही फर्क है। और यहीं से मुझे लगता है दूसरा अहम सबक जुड़ता है, पैसों की समझ, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी। ये इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। किताब यही कहती है ना कि स्कूल हमें पैसा कमाना तो सिखा देते हैं, पर पैसे का मैनेजमेंट नहीं सिखाते। बिल्कुल सही। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है संपत्ति यानी एसेट और देनदारी यानी लाइबिलिटी के बीच का फर्क न समझ पाना। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ये। हाँ, एसेट और लाइबिलिटी, पर क्या ये वाकई इतना आसान है समझना? देखिए, सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल जिंदगी में लोग यहीं सबसे ज्यादा उलझते हैं। कियोसाकी की परिभाषा बहुत सीधी है, बहुत सरल। क्या है वो? संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, और देनदारी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतनी सी बात। उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीदा है और उसे किराए पर दे दिया है, ठीक है? तो उससे जो किराया आ रहा है वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है, तो वो फ्लैट क्या हुआ? संपत्ति। सही। आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर खरीदे, उनसे आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो शेयर क्या हुए? संपत्ति। हाँ, आपका कोई साइड बिजनेस है जो मुनाफा दे रहा है, वो भी संपत्ति है। अब दूसरी तरफ देखिए, आपने एक महंगी कार ले ली लोन पर, उसकी हर महीने किश्त जारी है आपकी जेब से, पैसा निकल रहा है। क्रेडिट कार्ड का भारी बिल है जिस पर ब्याज लग रहा है, पैसा निकल रहा है। कोई ऐसी चीज जो इस्तेमाल नहीं हो रही पर उसके रख रखाव में पैसा जा रहा है, ये सब क्या है? देनदारियां, लाइबिलिटीज। बिल्कुल, ये आपकी मेहनत की कमाई को चुपके से खा जाती हैं। और किताब का वो क्लासिक उदाहरण, अपना घर। ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, पर कियोसाकी इस पर सवाल उठाते हैं ना। बिल्कुल, और यहीं पे आप कह सकते हैं वित्तीय साक्षरता की असली परीक्षा होती है।
कियोसाकी के नजरिए से देखिए, अगर आपका घर जिस पर शायद बड़ा लोन चल रहा है, हाँ। जिसके प्रॉपर्टी टैक्स भरने पड़ते हैं, मेंटेनेंस में हर साल काफी पैसा जा रहा है और वो आपको कोई सीधी आमदनी नहीं दे रहा, तो वो वित्तीय तौर पर एक देनदारी है, संपत्ति नहीं। अरे, ये तो काफी लोगों को चौंकाएगा। हाँ, क्योंकि वो आपकी जेब से लगातार पैसा निकाल रहा है। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घर खरीदना गलत है। मतलब सिर्फ ये है कि हमें समझना होगा कि कौन सी चीज हमारी नेटवर्थ असल में बढ़ा रही है और कौन सी घटा रही है। अच्छा। पैसों की यही समझ हमें स्मार्ट वित्तीय फैसले लेने में मदद करती है। अमीर लोग इसी समझ का इस्तेमाल करते हैं। वो लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाते जाते हैं और देनदारियां कम करते जाते हैं। ये घर वाला पॉइंट तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। चलिए अब तीसरे सबक पर आते हैं। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब वो पड़ोसियों वाली ताका झाकी तो नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है इसका मतलब? कियोसाकी का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ मतलब थोड़ा गहरा है। उनका मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए भी, जो कि असल में देखा जाए तो किसी और का बिजनेस है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, हाँ, सही है। आपको साथ साथ अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ बिजनेस से उनका मतलब है आपका अपना संपत्ति वाला कॉलम। मतलब सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर मत रहो, अपनी संपत्ति बनाने पर भी काम करो। लेकिन ये होगा कैसे? मतलब नौकरी के साथ ये सब मैनेज करना मुश्किल नहीं लगता? हाँ, मुश्किल लग सकता है शुरू में, पर ये वित्तीय आजादी के लिए बहुत जरूरी कदम है। अपने काम से काम रखने का सीधा मतलब है आपकी नौकरी से जो पैसा आ रहा है उससे अपने खर्चे चलाइए, लेकिन साथ ही उसका एक हिस्सा निकालकर ऐसी चीजों में लगाइए जो आपकी अपनी संपत्ति बने। जैसे आप अपनी 9 से 5 की जॉब करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम को या वीकेंड पर कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या फिर हर महीने अपनी तनख्वाह का एक तय हिस्सा निकालकर अच्छी कंपनियों के शेयर्स में या म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, या शायद कोई छोटी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे किराए पर दे सकते हैं। मुद्दा यह है कि आप सिर्फ किसी और के सपने को पूरा करने के लिए ही अपनी सारी ऊर्जा ना लगाएं, बल्कि साथ साथ अपने लिए भी कुछ खड़ा करें। अच्छा। इससे आपकी निर्भरता सिर्फ एक नौकरी पर कम होती है और धीरे धीरे लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी इन बनाई हुई संपत्तियों से जो निष्क्रिय आय आ रही है वो आपके महीने के खर्चों से ज्यादा हो जाए। वाह, वही असली वित्तीय स्वतंत्रता है। ये अपनी ऊर्जा को अपनी खुद की आर्थिक तरक्की में लगाने जैसा है। समझ गया। अपनी नौकरी के साथ साथ अपना एसेट कॉलम बनाते रहना। दिलचस्प। अब आते हैं कैसे पहलू पर जो थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन कियोसाकी इस पर काफी जोर देते हैं। यह है चौथा सबक, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा लग सकता है। किताब बताती है कि अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और अक्सर कंपनी बनाकर उसका फायदा उठाते हैं। ये कैसे काम करता है? क्या ये आम आदमी के लिए भी मुमकिन है? हाँ, ये पहलू थोड़ा जटिल है, पर इसका सार समझना जरूरी है। देखिए, हर देश का अपना टैक्स सिस्टम होता है, अपने नियम कानून होते हैं। कियोसाकी का कहना यह है कि जो लोग वित्तीय रूप से साक्षर होते हैं वो इन नियमों को सिर्फ जानते नहीं हैं, बल्कि कानूनी दायरे में रहकर उनका इस्तेमाल अपनी भलाई के लिए करते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एक आम नौकरी पेशा इंसान है। वो पहले कमाता है, फिर सरकार को टैक्स देता है और फिर जो पैसा बचता है उससे अपना खर्च चलाता है। हाँ, यही होता है। लेकिन जब आप एक कॉर्पोरेशन या कंपनी बनाते हैं तो कई देशों के कानूनों में ऐसा प्रावधान है कि कंपनी पहले अपनी आय से बिजनेस से जुड़े खर्चे घटा सकती है, जैसे ऑफिस का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजनेस ट्रिप का खर्चा वगैरह वगैरह। अच्छा, पहले खर्चे घटाओ। हाँ, और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर कंपनी टैक्स देती है। तो टैक्स देने से पहले ही बिजनेस के जरूरी खर्चे निकल जाते हैं। ओह, ये कोई टैक्स चोरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये सिस्टम की समझ का इस्तेमाल है कानूनी तौर पर। ठीक है। और कॉर्पोरेट ढांचा आपको कुछ हद तक देनदारियों से सुरक्षा भी देता है। अब आपका सवाल था, क्या ये आम आदमी के लिए मुमकिन है? हाँ, आजकल छोटे बिजनेस या जो लोग कंसल्टेंसी करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, वो भी अपनी कंपनियां रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए आपको विशेषज्ञ की सलाह लेनी पड़ेगी, जैसे कोई अच्छा अकाउंटेंट या वकील। मूल बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि वित्तीय प्रणाली कैसे काम करती है। इसकी जानकारी होना एक बड़ा फायदा दे सकता है। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं, पैसे का प्रबंधन और बचाव करना भी कितना अहम है। सही है। यानी सिस्टम को समझना और उसका सही कानूनी इस्तेमाल करना, ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है।
अब आते हैं 5वें सबक पर। ये वाला तो मुझे सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगता है। अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या वो नोट छापते हैं? हाँ, नहीं, नोट छापना तो नहीं। पैसा बनाने का मतलब यहाँ कुछ और है, बहुत दिलचस्प। क्या? इसका मतलब है कि अमीर लोग सिर्फ मौजूदा नौकरियों या निवेश के जो स्थापित अवसर हैं उन्हीं पर निर्भर नहीं रहते। उनमें वित्तीय समझ होती है, रचनात्मकता होती है और थोड़ी हिम्मत भी होती है। इससे वो या तो नए अवसर पैदा कर लेते हैं या ऐसे छुपे हुए अवसर ढूंढ लेते हैं जिन्हें दूसरे लोग नहीं देख पाते। अच्छा, मतलब वो समस्याओं में समाधान देखते हैं और फिर उन समाधानों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में बदल देते हैं जिससे पैसा कमाया जा सके। मान लीजिए किसी इलाके में लोगों को कोई खास सर्विस मिलने में दिक्कत हो रही है। हाँ। एक आम आदमी शायद शिकायत करेगा या बस झेल लेगा, लेकिन रिच डैड की सोच वाला व्यक्ति सोचेगा, अरे यहाँ एक मौका है, क्या मैं इस समस्या का हल निकालकर एक बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ? ओ, ऐसे। हाँ, इसके लिए आपको बाजार की समझ चाहिए, लोगों की ज़रूरतें पहचानने की काबिलियत चाहिए और फिर उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक योजना बनानी होगी और उस पर काम करने का जज्बा चाहिए। इसमें जोखिम भी होगा। बिल्कुल, इसमें परिकलित जोखिम यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी शामिल है। वो सिर्फ पैसा कमाने वाले नहीं रहते, बल्कि पैसा बनाने वाले बन जाते हैं। अपने आइडियाज से, अपनी क्रिएटिविटी से वो पैसे को एक विचार से हकीकत में बदल देते हैं। अच्छा, तो ये पैसा बनाना असल में अवसर पहचानना और बनाना है। और ऐसे अवसर पहचानने या बनाने के लिए जाहिर है खास तरह के हुनर चाहिए होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये हमें 6ठे सबक पर लाता है और मुझे लगता है ये वाला सबक कई युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ये तो बिल्कुल आम सलाह के उलट है। हाँ, ये पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ही ढूंढते हैं, है ना? बिल्कुल। कियोसाकी का तर्क ये है कि करियर की शुरुआत में या जब आप कुछ नया सीख रहे हो तो नौकरी चुनते समय सिर्फ तनख्वाह पर फोकस करना अदूरदर्शिता है, मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है। तो फिर किस पर फोकस करना चाहिए? ज्यादा जरूरी ये है कि आप ऐसी जगह काम करें जहां आपको वो हुनर सीखने को मिले जो भविष्य में आपकी संपत्ति बनाने में मदद करेंगे। स्किल्स। और वो कौन से हुनर हैं जिन पर किताब जोर देती है खास तौर पर? किताब कुछ मुख्य कौशलों की बात करती है, जैसे बिक्री, सेल्स। बहुत जरूरी, क्योंकि जिंदगी में हर कदम पर आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है, अपना आइडिया, अपना प्रोडक्ट या खुद को, इंटरव्यू में ही सही। बात तो सही है। फिर विपणन, मार्केटिंग, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हों, अगर लोगों तक अपनी बात या प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं सकते तो क्या फायदा। ठीक। और निवेश, इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए ये सीखना। नेतृत्व, लीडरशिप, टीम बनाना और चलाना सीखना। और संचार, कम्युनिकेशन, अपनी बात को सही ढंग से कहना, समझाना। ये सारे तो बहुत महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। हाँ, सोचिए आप एक बहुत मशहूर शेफ के साथ काम कर रहे हैं। शुरू में शायद पैसे कम मिलें, लेकिन आप खाना बनाने का वो हुनर सीख रहे हैं जो बाद में आपको अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलने में मदद कर सकता है। अच्छा उदाहरण है। ये हुनर अपने आप में एक संपत्ति है, इसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। ये हुनर आपको लंबे समय में सिर्फ एक अच्छी तनख्वाह से कहीं ज्यादा अमीर बना सकते हैं। ये एक तरह का निवेश है अपने आप में, अपने भविष्य में। ये बात तो बहुत गहरी है। कौशल को भी एक संपत्ति की तरह देखना। लेकिन मान लीजिए किसी के पास ज्ञान भी है, उसने हुनर भी सीख लिए, फिर भी वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाता? कई बार कुछ रुकावटें आती हैं। हाँ, आती हैं। और यहीं पर आता है 7वां और आखिरी सबक, बाधाओं पर काबू पाना। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। लगता है सिर्फ बाहरी चुनौतियां नहीं होती, कुछ अंदर की रुकावटें भी होती हैं। अच्छा, अंदर की रुकावटें। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। कियोसाकी कहते हैं कि वित्तीय सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर हमारे अंदर ही होती हैं, हमारे मन में। ये मानसिक और भावनात्मक रुकावटें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। कौन सी हैं ये मुख्य बाधाएं? किताब किनका जिक्र करती है? किताब 5 मुख्य बाधाओं का जिक्र करती है। 1, डर, फियर। और सबसे बड़ा डर होता है पैसा खोने का डर। ये डर लोगों को निवेश करने से रोकता है, कोई नया कदम उठाने से रोकता है। वो बस सुरक्षित दायरे में ही रहना पसंद करते हैं। हाँ, ये तो होता है। 2, संदेहवाद, सिनिसिज्म,
मतलब हर चीज में नुक्स निकालना, नकारात्मक सोचना, ये तो मेरे लिए नहीं है, ये काम नहीं करेगा, अरे सब फ्रॉड होता है। ऐसी सोच आपको अवसर देखने ही नहीं देती। 3, आलस्य, लेजीनेस, काम टालने की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन, मेहनत से बचना या बस सोचते रहना पर कुछ करना नहीं, अपने आराम क्षेत्र, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अनिच्छा। ये भी आम है। 4, बुरी आदतें, बैड हैबिट्स, खासकर पैसे खर्च करने की बुरी आदतें, बिना बजट के खर्च करना, दिखावे के लिए चीजें खरीदना, आय से ज्यादा खर्च कर देना। क्रेडिट कार्ड का जाल। हाँ, वो भी। और 5, अहंकार, एरोगेंस, ये सोचना कि मुझे सब पता है। जब कोई ये मानने लगता है कि उसे और सीखने की जरूरत नहीं है, तो उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। वो नई जानकारी और सलाह के प्रति अपना दरवाजा बंद कर लेता है। बाप रे, ये तो सचमुच अंदरूनी लड़ाई है। तो इन पर काबू पाना कितना जरूरी है? ये बेहद जरूरी है। आप सोचिए, सिर्फ वित्तीय ज्ञान होना काफी नहीं है। अगर आप डरपोक हैं तो आप कभी निवेश नहीं करेंगे, चाहे आपको कितना भी पता हो। सही बात है। अगर आप संदेहवादी हैं तो आपको कोई मौका दिखेगा ही नहीं। अगर आलसी हैं तो आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, प्लानिंग ही करते रह जाएंगे। बुरी आदतें आपकी सारी कमाई बहा ले जाएंगी और अहंकार आपको सीखने ही नहीं देगा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है इन बाधाओं को पहचानना और फिर उन पर काम करना। ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संपत्ति और देनदारी का फर्क समझना। इसके लिए आत्मानुशासन चाहिए, लगातार सीखने की इच्छा चाहिए, अपनी गलतियों से सीखने का साहस चाहिए और थोड़ी हिम्मत चाहिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आपके व्यक्तिगत विकास की यात्रा भी है। वाह। तो अगर हम इन सभी सातों सबकों को एक साथ रख के देखें, तो रिच डैड पुअर डैड का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब सबसे कोर बात क्या है जो सुनने वालों को समझनी चाहिए? देखिए, निचोड़ ये है कि आपकी अमीरी इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना पैसा कमाते हैं, नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उस कमाए हुए पैसे का कितना हिस्सा अपने पास रखते हैं, मतलब बचाते हैं, हाँ। और उस रखे हुए पैसे को कितनी मेहनत से अपने लिए काम पर लगाते हैं, यानी निवेश करते हैं। हाँ। हाउ मच यू कीप एंड हाउ हार्ड दैट मनी वर्क्स फॉर यू। बिल्कुल। और असली वित्तीय आज़ादी का रास्ता वो संपत्ति बनाने से, लगातार सीखते रहने से, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि व्यावहारिक हुनर भी, और अपनी अंदरूनी बाधाओं पर विजय पाने से। हाँ, और सबसे बढ़कर रिच डैड की तरह सोचने से तय होता है। यानी एक ऐसी मानसिकता विकसित करना जो अवसरों को पहचाने, जोखिम का हिसाब किताब रखे और पैसे को एक साधन समझे, मंजिल नहीं है 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें समय लगता है, धैर्य रखना होता है, अनुशासन बनाए रखना होता है और लगातार सीखते रहना पड़ता है। ये एक प्रक्रिया है, एक जीवन शैली है। तो ये थी रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया भर में मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड से निकली कुछ बेहद अहम और यकीनन सोचने पर मजबूर करने वाली बातें। ये वाकई हमें पैसे को देखने का एक नया नजरिया देती है। निश्चित रूप से ये किताब उन पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती है जिनके साथ शायद हम में से ज्यादातर लोग बड़े हुए हैं। हो सकता है इसके हर सिद्धांत से हर कोई सहमत ना हो या हर किसी के लिए सब कुछ लागू करना संभव भी ना हो। हाँ, ये भी है। लेकिन ये पैसे, निवेश, जोखिम और सीखने के बारे में हमारी सोच को झकझोरती जरूर है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। ये आपको सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हाँ। जरा सोचिए, अगर आज से ही अपनी कमाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, लगातार ऐसी जगह लगाना शुरू किया जाए जो संपत्ति का निर्माण करे, तो आज से 5 या 10 साल बाद आपकी आर्थिक कहानी कितनी अलग और कितनी बेहतर हो सकती है। सोचने वाली बात है ना?